हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है बिल ऑफ एक्सचेंज, इसका जो मीनिंग है कि हम बदले में एक बिल लिख करके एक्सेप्ट करके देते हैं। ये बिल क्यों लिखा जा रहा था, क्यों इसकी स्टार्टिंग अकाउंटेंसी में हुई, इसके पीछे जो हिस्ट्री है वो क्या है। एक्चुअली में पहले क्या था कि हम गुड्स को सेल करते थे। गुड्स को सेल या परचेज करने के दो माध्यम हैं, एक तो कैश सेल्स और दूसरा क्रेडिट सेल्स। कैश में अगर हम सेल्स या परचेज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कैश ले लिया और कैश दे दिया, गुड्स आया और गुड्स चला गया। लेकिन जब क्रेडिट की बात आती है तो क्रेडिट में हर व्यक्ति, सभी व्यक्ति को उधार देना पसंद नहीं करता। क्यों देना पसंद नहीं करता है? क्योंकि हर व्यक्ति ये सोचता है पता नहीं ये जो सामने वाला व्यक्ति है वो कैसा है, किस नेचर का है, क्या वो हमें हमारा पेमेंट देगा या नहीं देगा। ये समस्याएं बनी रहती थी। दूसरी चीज, उससे होता क्या था, जो बिजनेस था वो हमारा प्रभावित होता था। बिजनेसमैन ने आपस में समझौता करके एक रास्ता निकाला कि अगर हम इसके बदले में एक बिल एक्सेप्ट कर लें या एक्सेप्टेंस दे दें और बिजनेसमैन जो सेलर है तो इस तरह से हमें बिजनेस में बढ़ा और बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ग्रोथ बढ़ाने के लिए आसानी मिली। अगर अकॉर्डिंग टू हम बुक की बात करें तो इन अ मॉडर्न टाइम अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर मेड ऑन क्रेडिट। बहुत से क्रेडिट ट्रांजेक्शंस होते रह रहे हैं, जिसके लिए हमें बिल की आवश्यकता पड़ रही है कि अगर हम बिल एक्सेप्ट करके दे रहे हैं तो आसानी से सामने वाला उस बिल को जो अपना क्या नाम बैंक से एक्सचेंज कर ले रहा है, उसे भी कैश मिल जा रही है और हमें भी हमारा गुड्स मिल जा रहा है, जिससे कि हम अपना बिजनेस ग्रो कर सकें। इंडियन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 जो भारतीय निगोशिएबल एक्ट बना वो 1881 में बना। उसके अंतर्गत अब बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। ये बिल क्या होगा, रिटर्न में होगा। एंड अनकंडीशनल ऑर्डर्स साइन बाय द मेकर, यानी कोई भी कंडीशन नहीं होगी, विदाउट कंडीशन ये ऑर्डर होगा जो मेकिंग दे रहा है टू पे अ सर्टेन सम मनी। वो लिख करके देगा कि हम उसमें जो अमाउंट है उसका पेमेंट ओनली टू और ऑर्डर और अ सर्टेन पर्सन, यानी आपके आदेशानुसार या आपके द्वारा आदेशित जो व्यक्ति है उसको, और द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या फिर उस बिल को जो भी हमारे सामने रिप्रेजेंट करेगा हम उसे उसका पेमेंट कर देंगे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये बिल जो है राइटिंग, हैंड राइटिंग में लिखे, रिटन में होता है। दूसरा, इट मस्ट कॉन्टेन एन ऑर्डर टू मेक पेमेंट, यानी ये ऑर्डर होता है कि हमें उसको पेमेंट करना ही करना है, आप पेमेंट करने से वो मना नहीं कर सकता। द ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल, विदाउट कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं लगी होती है। और द अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी डेफिनेट, और जो अमाउंट पेमेंट करना है वो ऑलरेडी पहले से ही निर्धारित होता है कि वहां पर जब बिल हम प्रेजेंट कर रहे हैं उस समय हमें उसका अमाउंट बताने की आवश्यकता नहीं होती है। द डेट ऑफ पेमेंट मस्ट बी फिक्स्ड, और इन पर जो डेट होती है पेमेंट करने की वो डेट भी क्या होती है, उनकी फिक्स्ड होती है, निर्धारित होती है। इट मस्ट बी साइन बाय द मेकर, जो लिखने वाला है, ड्रॉवर है, उसके साइन उस पर ऑलरेडी होते हैं। इट मस्ट बी साइन बाय द एक्सेप्टर, और एक्सेप्टर जो जिसने एक्सेप्ट किया है उसके भी साइन होते हैं, यानी ड्रॉवर के भी और ड्रॉइंग दोनों के ही साइन उस पर होते हैं। द अमाउंट मेंशन इन द बिल इज पेएबल आइदर और डिमांड,
और ऑन द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स पीरियड, यानी इस पर जो अमाउंट है वो फिक्स होता है, निर्धारित होता है कि एक निश्चित समय के बाद आप उसका पेमेंट करेंगे। वो सारी चीजें इस पर लिखी होती हैं। अब इसमें मेन चीज आती है पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी इनके जो पार्टीज होंगी वो कौन कौन सी होंगी। पहली पार्टी होती है जिसे हम बोलते हैं ड्रॉवर। ड्रॉवर ये सेलर भी होता है, यानी जिसने गुड्स को हमें सेल किया हुआ है वो क्या कहलाएगा, ड्रॉवर कहलाता है। दूसरा होता है ड्रॉई, इसे हम परचेजर भी कह सकते हैं, इसे हम एक्सेप्टर भी कह सकते हैं, यानी बिल को एक्सेप्ट करने वाला। ठीक है। और तीसरा होता है पेई, अर्थात पाने वाला। क्योंकि ड्रॉवर ने बिल लिखा, ड्रॉई ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, और ड्रॉई जो पेई है वो पेई ड्रॉवर भी हो सकता है और एनी अदर थर्ड पर्सन भी हो सकता है जो बिल के पेमेंट को रिसीव कर रहा होता है। ठीक है। अब बात आती है कि इसको हम कैसे करेंगे। इसी में ही एक नोट आता है जिसको हम बोलते हैं प्रोमोसरी नोट। प्रोमोसरी नोट जैसे एक करके 2,000 रुपए तक के नोट्स चलते हैं, उस पे लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए होता है, सर आपकी वॉइस लगभग नहीं आ रही। होता है। नहीं आ रही? हेलो, अब आ रही है? अब अब आ रही है सर। हाँ। प्रोमोसरी नोट वादा करता है कि हम जो इस पर अमाउंट लिखा हुआ है उस अमाउंट का सर ब्रेक पेमेंट हम नहीं आ आप। रही है। हाँ, सर वॉइस क्लियर अच्छा, नहीं है। हेलो, अब यस सर वॉइस क्लियर है। प्रोमोसरी नोट की मैं बात कर रहा था। वादा करता है कि हम आपको उसमें लिख सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आपकी वॉइस नहीं आ रही। अनामिका को आ रही होगी देखो। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी।
कि डेट ऑफ मैच्योरिटी एंड डेज ऑफ ग्रेस। देखिए, डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या है? पेमेंट डेट। पेमेंट डेट क्या होगी? सपोज दैट 1 जनवरी को बिल लिखा गया। कब लिखा गया? 1 जनवरी को। कितने मंथ का? 2 मंथ का। डेट कौन सी डेट होनी चाहिए? लेकिन इसमें हम 3 डेज ऑफ ग्रेस पीरियड देते हैं। कितने दिन का हम ग्रेस पीरियड देते हैं? 3 डेज। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सर जी वॉइस नहीं आ रही है। Yes, मैं sir. बात कर रहा था डेट ऑफ मैच्योरिटी। जितने दिन का बिल लिखा गया वो हमारा ड्यू डेट होता है, और उसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस पीरियड ये कंपल्सरी हमें ऐड करने ही होते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात आती है, इफ द ड्यू डेट इंक्लूडिंग द डेज ऑफ ग्रेस, यानी डेज ऑफ ग्रेस भी इंक्लूड करने के बाद फॉल ऑन संडे, अगर वो डेट हमारी संडे को आती है और अ पब्लिक और गेजेटेड हॉलीडे, द ड्यू डेट विल बी सपोज्ड टू बी 1 डे अर्लियर। तो एक दिन पहले की हमारी वो डेट मानी जाएगी। सपोज दैट मान लीजिए 26 जनवरी था और 26 जनवरी को हमारी वो डेट निकल करके आ रही है, यानी डेज ऑफ ग्रेस ऐड करने के बाद, तो हम 25 जनवरी की डेट मानेंगे, 26 जनवरी की डेट नहीं मानेंगे। दूसरी कंडीशन, इफ द डेट ऑफ इंक्लूडिंग ऑफ डेज ऑफ ग्रेस हैव बीन डिक्लेयर्ड एज इमरजेंसी, और हॉलीडे लग गया या कोई चीज हो गई, तो उसमें क्या होगा? नेक्स्ट डे ऑफ द डेट, जो अगली डेट होगी, अगला दिन होगा, वो हमारी मैच्योरिटी डेट मानी जाएगी। ठीक है। फिर है बिल एट साइट, यानी इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज एट ऑन प्रेजेंटेशन मींस पेएबल ऑन डिमांड। यानी बिल 3 तरह के होते हैं कि जब हम उसकी डिमांड करें हमें उसका पेमेंट कर दिया जाए। बिल आफ्टर डेट, जब बिल के पेमेंट की डेट हो जाए उसके, और जब आपके सामने बिल टाइम हमारा उस समय टाइम के समाप्त होने के बाद जब हम बिल का पेमेंट करते हैं तो वो आफ्टर साइट कहलाता है। अब आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बिल में क्या करेंगे हम? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में इसी बिल को हम 2 नामों से जानते हैं। पहला नाम होता है बिल्स रिसीवेबल और दूसरा नाम होता है
बिल्स पेएबल। ठीक है ना, एक रिसीवेबल होगा, दूसरा पेएबल होगा। अगर बिल सपोज दैट कोई एक्सेप्ट करके हमको दे रहा है तो हमारे लिए वो बिल क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा। और वही बिल जिसने हमें दिया है उसके लिए क्या हो जाएगा, बिल्स पेएबल हो जाएगा। यानी बिल एक ही है, बस अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अगर वो हमें रिसीव हो रहा है तो हमारे लिए रिसीवेबल है, और अगर वो हम दूसरे को दूसरा हमको दे रहा है उसके लिए वही बिल्स पेएबल है। अगर हम उसको देंगे तो उसके लिए वो बिल्स रिसीवेबल होगा, और हमारे लिए वही बिल क्या हो जाएगा, बिल्स पेएबल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो जर्नल एंट्रियां आती हैं इनका हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, उसमें जो लिखना है वो क्या है, हम पेज को दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो ड्रॉवर, यानी ये ड्रॉवर की बुक हो जाएगी, इसे हम सेलर भी कहते हैं। और दूसरी बुक हो जाएगी हमारी इसकी ड्रॉई की, इसे हम परचेजर कहते हैं। दोनों ही व्यक्ति अलग अलग हैं, हमें दोनों की बुक में एंट्री करनी होती है। हम दोनों की ही बुक देख लेते हैं। पहली जो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, व्हेन गुड्स सोल्ड बाय ड्रॉवर एंड परचेज बाय ड्रॉई। हमने गुड्स क्या किया, गुड्स ड्रॉवर के द्वारा सेल कर दिया गया और ड्रॉई के द्वारा गुड्स परचेज कर लिया गया। ऐसी कंडीशन में हम क्या एंट्री पास करेंगे, ड्रॉवर के यहां हम लिखेंगे ड्रॉई डेविड। ये पर्टिकुलर कोई व्यक्ति होगा, हमारे पास अभी व्यक्ति नहीं है तो हम ड्रॉवर और ड्रॉई ही मान के चल रहे हैं। आपको जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर ड्रॉवर और ड्रॉई अलग अलग व्यक्ति होगा तो उसके वहां पर आपको नाम लिखने होंगे। ड्रॉई डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड। इन्होंने गुड्स सोल्ड किया तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने गुड्स को परचेज किया है, तो इनके यहां एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर बीइंग गुड्स परचेज्ड। पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन है व्हेन बिल राइट बाय ड्रॉवर एंड acceptance given by drawing। लिखा गया, ड्रॉवर के द्वारा लिखा गया और ड्रॉई ने उस पर अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इनके यहां बिल इनको एक्सेप्ट हो रहा है और ये एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, तो इनके यहां एंट्री क्या करेंगे हम, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। इनके यहां एक्सेप्टेंस रिसीव्ड हुआ, इनके यहां क्या हो जाएगा, टू बिल्स पेएबल अकाउंट। यानी इनके लिए वही बिल क्या हो गया, बिल्स पेएबल हो गया, इनके लिए वही बिल क्या हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया।
एक्सेप्टेंस गिवन, इन्होंने क्या किया, एक्सेप्टेंस दे दिया है। अब कंडीशन क्या होगी, देखिए ड्रॉवर के पास ऑप्शन है, ड्रॉई के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ड्रॉवर के पास ऑप्शन है कि वो बिल को 4 कंडीशंस में यूज कर सकता है। पहली कंडीशन क्या है, बिल को वो अपने पास मैच्योरिटी डेट तक रखे और बिल का पेमेंट रिसीव करे। बिल को बैंक से डिस्काउंट करा सकता है, बिल को किसी थर्ड पार्टी के नाम बेच सकता है, दे सकता है, और बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए भेज सकता है। तो कंडीशन 1 यानी थर्ड ए, तो थर्ड ए की जो कंडीशन होगी, व्हेन द बिल इज रिटेन्ड बाय द ड्रॉवर, when the bill is retained by the drawer in his own possession, possession till the date of maturity, till the date of maturity। ड्रॉवर क्या करता है, बिल को अपने पास रखता है और उस बिल का पेमेंट रिसीव करता है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, पहला यहां पर हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। being amount of bills received on ड्यू डेट, यानी जो भी ड्यू डेट होगी उस डेट को हम पेमेंट रिसीव कर लेंगे। इनके यहाँ क्या एंट्री हो जाएगी, इनके यहाँ एंट्री हो जाएगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट being amount of bills paid on ड्यू डेट। ये क्या करेंगे, बिल को पेमेंट डेट पर पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये इनका जो पहला पॉइंट था वो फिनिश होता है। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, फिर अगला पॉइंट आते हैं। अब कंडीशन नंबर 2, कंडीशन थर्ड बी, व्हेन ड्रॉवर बिल discounted with bank and payment made on ड्यू डेट। जब बिल को जो है ड्रॉवर ने बैंक से डिस्काउंट करा लिया हो और बिल का पेमेंट मैच्योरिटी डेट पर या ड्यू डेट पर हो गया हो, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। अब इसमें जो हम पहली कंडीशन लिखेंगे, व्हेन बिल डिस्काउंटेड विद बैंक,
जब हम बिल को बैंक से डिस्काउंट कराएंगे तो ड्रॉवर के यहाँ क्या एंट्री होगी? ड्रॉवर के यहाँ एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल को हम बीआर भी लिख सकते हैं, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। बिल को बैंक से हमने डिस्काउंट कराया। ऐसी सिचुएशन में ड्रॉई के यहां क्या होगा? नो एंट्री, क्योंकि ड्रॉई से इससे कोई मतलब नहीं है कि ये बिल एक्सेप्ट करने के बाद, देने के बाद ये बिल को अपने पास रखें या उसको बैंक से डिस्काउंट कराएं या फाड़ के फेंक दें, हमें कोई लेना देना नहीं है। इनके यहां उस समय कोई एंट्री नहीं होगी। अब सेकेंड कंडीशन, व्हेन ड्यू डेट पेमेंट मेड, जब ड्यू डेट पर पेमेंट मेड हो रहा है, मेड ऑफ बिल्स, बिल का जो पेमेंट है वो ड्यू डेट पर हो रहा है। अब बिल कहां गया? बिल तो चला गया बैंक के पास, तो यहां इनके यहां ड्रॉवर के यहां क्या पेमेंट रिसीव होगा? ड्रॉवर के यहां कोई पेमेंट रिसीव नहीं होगा, इनके यहां हो जाएगी नो एंट्री। इनके यहां क्या हो जाएगा? इनके यहां एंट्री पास होगी वही जो पहले भी हमने इससे पहले वाले में पास कराई थी। क्या? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ बिल्स पेड ऑन ड्यू डेट। यानी हम पेमेंट डेट पर इनको हम उसका पेमेंट कर देंगे। ठीक है। इसके बाद फिर कंडीशन नंबर थर्ड कंडीशन क्या आती है? थर्ड कंडीशन है व्हेन ड्रॉवर will endorse to endorsee any third party and payment made on due date। यानी बिल को ड्रॉवर ने इंडोर्सी को इंडोर्स कर दिया, बेच दिया है और पेमेंट डेट पर बिल का पेमेंट हो रहा है। इसमें भी कंडीशन 1, व्हेन बिल इंडोर्स्ड टू इंडोर्सी व्हेन बिल इंडोर्स टू इंडोर्सी, हम जब बिल को इंडोर्स कर रहे हैं यहां पर पास हो जाएगी बिल इंडोर्सी डेबिट टू बीआर अकाउंट। हम यहां पे बात कर रहे थे बिल को इंडोर्स करने की, तो इंडोर्सी डेबिट टू बीआर अकाउंट बीइंग बिल इंडोर्स्ड, यानी बिल को हमने बेच दिया। इनके यहां उस समय क्या हो जाएगा? इनके यहां उस समय नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या होगा? व्हेन पेमेंट मेड ऑन ड्यू डेट,
और जब हम बिल का पेमेंट कर देंगे ड्यू डेट पर, तो इनके यहाँ बिल किसको को चला गया, इंडोर्सी को चला गया है, तो अब इनको उस बिल का पेमेंट रिसीव्ड नहीं होगा, तो इनके यहाँ हो जाएगी नो एंट्री। और इनके यहाँ उस समय क्या एंट्री होगी, सेम वही एंट्री हो जाएगी, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग अमाउंट ऑफ बिल पेड ऑन ड्यू डेट। ठीक है। अब कंडीशन नंबर 4, यानी ये 4 तरह से यूज कर सकते हैं, 3 तरीके आपको बता दिए हमने। चौथा तरीका क्या हो सकता है, जो 4th कंडीशन है, when drawer bill sent to our bank for collection and payment made on ड्यू डेट। ठीक है। जब बिल को हम अपनी बैंक में भेज दें कलेक्शन के लिए और पेमेंट हो जाए, तो एंट्री क्या होगी, फर्स्ट when bill sent to the bank for collection। जब हम बिल को बैंक में भेजेंगे कलेक्शन के लिए, उसमें एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट, being bill sent to the bank for collection। इन्होंने बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा है, ऐसी सिचुएशन में इनके यहां उस समय कोई एंट्री नहीं होगी, इधर हो जाएगी नो एंट्री। सेकेंड कंडीशन, when amount of bill paid on ड्यू डेट, जब हम बिल को पेमेंट कर देंगे ड्यू डेट पर, तो इनके यहाँ क्या एंट्री हो जाएगी, इनके यहाँ एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट, बीइंग amount of bill collected by bank on due date। इनके यहाँ क्या amount of bill paid on ड्यू डेट। ठीक है। इस तरह से हम इन चारों सिचुएशंस को हैंडल। सर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हुई। इसके बाद जो अगली कंडीशन आ रही है, इसे हम रफ कर ले रहे हैं।
सर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो इससे बचा हुआ जो है वो नेक्स्ट डे हम एक्सप्लेन करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में। ओके सर। ओके